हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय श्रीवास्तव और हम हैं फिजिक्स ऑन टिप्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्च 2023 को हुए आरबीएससी के फिजिक्स के पेपर पर। तो मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा कि किसका क्या आंसर सही होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 9 नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसका आंसर बताऊंगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में पूछा गया है कि इसमें टॉलरेंस करेक्ट कौन सी होगी। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10%, 5%, 20% एंड 15%। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जो है 5%। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि लोहे के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए 1043 केल्विन। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है I = 200 साइन ब्रैकेट में 60 पाई टी प्लस π/6, और आपसे पूछा गया है कि इसमें करेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि आवृत्ति का करेक्ट मान कितना होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 30 हर्ट्ज। वो कैसे आएगा? जो 60 पाई है वो होता है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। 2πf के इक्वल में आप 60 पाई लिखेंगे तो 2 पाई से 60 पाई कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा आपका 30 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर एफएम ब्रॉडकास्ट इज, यानी कि एफएम के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आंसर है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हुज पावर इज +2.5 d। मतलब कि उस लेंस की फोकल लेंथ बताओ, फोकस दूरी बताओ, जिसकी पावर है 2.5 d। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, P = 100/f या फिर F = 100/p। तो यहाँ पर आप P की वैल्यू 2.5 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। इसमें पूछा गया है, द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 पाई फेज डिफरेंस इज, यानी कि 4 पाई के फेज डिफरेंस में, यानी कि 4 पाई के कालांतर में टोटल कितना पथांतर यानी कि फेज डिफरेंस होता है। तो पाथ डिफरेंस जो दे रखा है आपको 4 पाई दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि इसकी फेज डिफरेंस क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, 2 पाई का मतलब होता है 1 लैम्डा, तो 4 पाई का मतलब हो गया 2 लैम्डा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1.227 नैनोमीटर अपॉन √में V0। अब जब आप यहाँ पर 100 की वैल्यू रखेंगे, 100 का रूट करने पर 10 आएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.1227 नैनोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर A.B आएगा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों नैंड गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर नॉट गेट का यूज है, तो जो A होगा वो बन जाएगा A बार, और जो B होगा वो बन जाएगा B बार। जब A बार और B बार वापस से नैंड गेट पर जाएंगे तो वापस पलट कर हो जाएंगे A.B। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है कि फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट 0 इनसाइड इट। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 0, कि किसी भी स्फेरिकल शेल यानी किसी भी खोखले गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, हर पॉइंट पर वो 0 होती है। हम इसका ऑप्शन नंबर 2 पर बात करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर इज, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो वो डिक्रीज होती है। आपने चैप्टर 14 में पढ़ा होगा कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में बढ़ाने पर
घटती है, डिक्रीज होती है, तो इसमें भरा जाएगा डिक्रीज यानी कि घटती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स में कि द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये बहुत सिंपल लाइन बार बार आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। इसमें कहा गया है कि अगर करंट का डायरेक्शन दो पैरेलल वायर्स में सेम होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अगर अपोजिट होता है तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होता है। यानी कि जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन दी प्राइमरी रेनबो लाइट इज रिफ्रैक्टेड। किसी भी रेनबो के लिए रिफ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखना 2 बार होता है, लेकिन प्राइमरी अगर रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार होगा। अगर यहाँ पर सेकेंडरी रेनबो होता तो यहाँ पर 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता। तो आपके फिल इन दी ब्लैंक्स में भरा जाएगा 2 टाइम्स फॉर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के लिए 2 बार, और आंतरिक परावर्तन यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको 1 टाइम यानी कि 1 बार लिखना है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आ गया, फर्स्ट में आएगा 2 बार यानी कि 2 टाइम्स, और सेकंड में आएगा 1 बार यानी कि 1 टाइम। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाई, यानी कि शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर मोनो चार्ज या सिंगल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखे। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखनी है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के लिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है E = 2kp/r³। यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर = 2kp/r³। ये इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए परमानेंट मैग्नेट। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो उसकी रेटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, उसकी परमिएबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, यानी कि उसकी धारणशीलता अच्छी होनी चाहिए और उसकी चुंबकशीलता भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें यह लिखा जाएगा कि इसकी रेटेंटिविटी एंड परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। हिंदी में कहें तो इसकी धारणशीलता और चुंबकशीलता का मान अधिक होना चाहिए अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इनमें से कोई 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ आपको चूज करने हैं। तो आपके करेक्ट आंसर होंगे सोडियम एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। यानी कि वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन कौन सी वेव जनरेट करती है? तो आंसर है माइक्रोवेव जनरेट करती है, यानी कि सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 28 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 28 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ होगी उसकी 14 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए हाफ होती है। अगर हम कॉनकेव के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको -14 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉनकेव मिरर के लिए यानी कि अवतल दर्पण के लिए आंसर हमेशा माइनस में होते हैं, फोकस हमेशा माइनस में होता है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें पूछा गया है कि फ्रेनेल दूरी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बनाने वाला सूत्र लिखना है। यानी कि राइट द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फ्रेनेल डिस्टेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ अपर्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल F, जिसे हम फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं, = a² λ। a यहाँ पर साइज है और लैम्डा वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्घ्य है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया राइट नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से ज्यादा चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, आवेशवाहक होते हैं, और कौन से कम होते हैं? तो इसका आंसर है ज्यादा होते हैं होल्स एंड कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्मॉल क्वेश्चन में। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। हम बात करेंगे सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 9 कूलम located at 9 into 10 to the power minus 4 मीटर अवे फ्रॉम इट। यानी कि 9 कूलम चार्ज यानी कि 2 into 10 to the power minus 9 कूलम चार्ज के कारण आपसे 9 into 10 to the power minus 4 मीटर के डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान और सिंपल फॉर्मूला है इसका, कैपिटल V इक्वल टू के स्मॉल q अपॉन r। के होता है 9 into 10 to the power 9, चार्ज यानी कि q दे रखा है आपको 2 into 10 to the power minus 9 और अपॉन r यानी कि डिस्टेंस दे रखा है 9 into 10 to the power minus 4। यानी कि इसको आप v इक्वल टू के क्यू अपॉन r फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर ला सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें लिखा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, यानी कि 3 बिंदुवत आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो ये आपने पढ़ा होगा आपके डेरिवेशन में। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको कहा गया है करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, यानी कि करंट जो फॉल हो रहा है यानी कि कम हो रहा है 5 एम्पियर से 1 एम्पियर हो रहा है, वो भी मात्र 0.1 सेकेंड के अंदर। तो ये हो गया डी आई यानी कि डेल्टा आई करंट का चेंज अपॉन डी टी यानी कि टाइम का चेंज। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट स्मॉल एल। आपको बताया गया होगा, एक सिंपल फॉर्मूला है इस E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आप इस फॉर्मूले का यूज करके ये आंसर निकाल सकते हैं। E आपको 200 वोल्ट दे दिया गया है, इज इक्वल्स टू माइनस एल आपको नहीं दिया गया है, वो पूछा गया और डी आई अपॉन डी टी में आ जाएगा या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी में आ जाएगा। एक तो I1 तो हो गया आपका 5 एम्पियर और I2 हो गया 1 एम्पियर और डेल्टा टी यानी कि टाइम डिफरेंस हो गया 0.1 सेकेंड। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, जिसमें आपसे फैराडेज लॉ पूछा गया है एंड लेंज लॉ पूछा गया, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर फॉलोइंग सर्किट। निम्नलिखित परिपथों के लिए हमें शक्ति गुणांक फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यानी कि शुद्ध धारितीय परिपथ। अगर आपको याद हो तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर यानी कि संधारित्र और कुंडली के लिए जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। हमें पता है पावर फैक्टर होता है cos फाइव। cos फाइव में जब आप 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो बन जाएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट के लिए 0। एंड सेकेंड है श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ यानी कि सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया गया, इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया गया होगा आपको cos फाइव इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन Z या फिर P एवरेज अपॉन P वर्चुअल, यानी कि औसत शक्ति अपॉन आभासी शक्ति के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। वैसे cos फाइव है तो इसके लिए cos फाइव हो जाएगा R अपॉन Z। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर में होने वाले 3 एनर्जी लॉस के बारे में आपको बताना है कि 3 ऊर्जा क्षय कौन कौन से होते हैं। जिनमें से एक है फ्लक्स का लीकेज, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। इस तरह से 4 एग्जाम्पल लिखे हैं आपकी बुक में, कॉपी में लिखे होंगे आपने, तो आपको यहाँ पर उनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद ही आसान था, जिसमें आपसे पहले भी कई सालों के पेपर्स में पूछा जा चुका है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है और निरोधी विभव क्या होता है। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वर्क फंक्शन के फॉर्मूले पर था, जो होता है फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, एच मतलब प्लांक कांस्टेंट और न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन दे दिया, लेकिन आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ पूछी जा रही है। तो आपको न्यू नॉट इक्वल टू करना है फाई नॉट अपॉन एच। जो फाई नॉट की वैल्यू दे रखी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एच यानी कि प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बेहद ही आसान न्यूमेरिकल है इस साल। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपने पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व किया होगा। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कि हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था में जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा डबल होती है दी गई वैल्यू का। तो ये -13.6 है, तो इसका डबल हो जाएगा 27.2 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है। बहुत आसान न्यूमेरिकल दिए थे आरबीएससी ने सब। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपसे 2 ड्रॉबैक्स पूछे गए हैं रदरफोर्ड मॉडल के लिए, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियों के बारे में आपको लिखना था, जो आपने अभिग्रहित के साथ यानी कि पोस्टुलेट्स के साथ में लिखे होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने बेहद ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखे, राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बहुत सिंपल है, एक ही इसमें जो लॉ है इस चैप्टर में वो यही था, चैप्टर नंबर 13 में न्यूक्लियाई में। नाभिक वाले चैप्टर में था रेडियो एक्टिव डिके का लॉ, जो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियॉन्स डिके होंगे, न्यूक्लियस डिके होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियली कितने न्यूक्लियस हैं। जितने ज्यादा स्टार्टिंग में नाभिक हैं उनके टूटने की रेट यानी कि डिसइंटीग्रेशन की रेट उतनी ज्यादा होगी। और न्यूमेरिकल तो बेहद ही आसान है भाई। न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि इसकी हाफ लाइफ बताइए आपको, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, और आपको इसमें जो लैम्डा है यानी कि डिके कांस्टेंट है, जिसे हम क्षय नियतांक कहते हैं, क्षयांक कहते हैं, वो वैल्यू दे रखी है 0.693। तो सिंपल आंसर था t इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह पर लिखना है आपको 0.693, 693 693 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपके लिए एक तरह का गिफ्ट ही था बोर्ड की तरफ से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में, 3 मतलब देखा जाए तो हाफ मार्क के लिए 3 डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। जिनमें फर्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की परिभाषा क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या होती है, एंड मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो आप आसानी से इन परिभाषाओं को लिख सकते थे। अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी पर, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और मैंने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज्यादा आसान पेपर दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक डायग्राम बनाना, उसे प्रूफ करना, यानी कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और भी इतना अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया क्योंकि इसमें स्पेशली उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से, आपके पास एक मेथड और इसको सॉल्व करने का, किरचॉफ्स लॉ मेथड, तो वो भी नहीं कहा गया कि आप उससे करो। तो आपको दोनों में से जो भी आता होगा आपने उससे इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन तो वो भी आसान है। इसमें है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। वैसे तो एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन से लगभग सारी सेम है। अगर आपने सॉल्यूशन किए होंगे इसके, तो बस फर्क इतना है कि बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई में यहाँ पर जो डी एल है उसका इंटीग्रेशन होकर एल हो जाएगा, वो एल म्यू नॉट आई के नीचे चला जाएगा और यही इसका आंसर होगा। इसको डायग्राम बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा अपनी क्लासेस में बताया स्टूडेंट्स को कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसके लिए यंग्स डबल स्लिट के लिए स्पेशली बताया था कि यंग्स डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पर डबल स्लिट वाला क्वेश्चन आ गया और साथ ही साथ इसमें फ्रिंज विड्थ को फाइंड आउट करना है, फ्रिंज की चौड़ाई को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान दे दिया आपको मिरर फॉर्मूला डेराइव करना था, या फिर आपके पास ऑप्शन में प्रिज्म फॉर्मूला यानी कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको डेराइव करना था विथ डायग्राम। आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 एक तरह से पिछले साल का रिपीट हुआ है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। पिछले साल भी आया था कि रिष्टीकरण किसे कहते हैं, रेक्टिफिकेशन क्या है, पर शायद पिछले साल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए था और इस साल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, और साथ ही साथ आपको इसका ग्राफ बनाना है। पिछले साल अर्ध तरंग दृष्टिकारी था, इस बार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। या फिर और में आपके पास क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, नैद अर्धचालक क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को कैसे बनाते हैं उसका डायग्राम बनाना है। और ये 2 डायोड है, जेनर डायोड एंड पीएन जंक्शन डायोड, इनके आपको सिंबल डायग्राम बनाने हैं। तो मेरे अनुसार पेपर बहुत आसान था। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप इससे मैच कर लेना और निराश मत होना और अगले पेपर की तैयारी अच्छे से करना। थैंक यू सो मच।